इसी बीच सर एक और आपके लिए सवाल है, ऋषभ का ही है। कैन वी इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर फॉर ट्रेडिंग पर्पस सिंस मैरिजेस आर कमिंग इन नवंबर एंड मार्च? अंकित सर। ये तो बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब हो गया है कि शादी भी है और ट्रेडिंग भी करनी है। तो ये तो मतलब हाँ, अजीब ये हो तो गया। सर है। शादी है तो आपको लेना ही लेना है, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आप आज भी लेंगे तो भी सस्ता है, 1,40,000 पे था तो भी सस्ता है, और आप अगर 2 महीने बाद रुकेंगे तो शायद आपको 1,52,53,000 पे मिलेगा। तो ये शादी है तो वो एक अलग कहानी हो गई। आपका इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एक अलग चीज होती है, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज होती है, और नीड एक अलग चीज होती है। अगर आपकी शादी है, अगर आपके घर में कोई भी आपको गिफ्टिंग करनी है, तो वो कभी भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं होता है। वैसे जितेंद्र सर, क्या लगता है गोल्ड और इक्विटी का जो रिश्ता है हमेशा उल्टा होता है, या कई बार ये दोनों साथ भी कभी एक साथ बढ़ सकते हैं? नहीं, इनफैक्ट पहले ये माना जाता था कि गोल्ड और इक्विटी जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, इसीलिए गोल्ड में जो है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जाता था। जब ऐसा सिनेरियो है कि इक्विटीज डाउन है, मार्केट बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, गोल्ड आपको चढ़ता हुआ दिखाई देता था। बट लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि हमने दोनों में ही एक साथ रैली देखी है, इक्विटी मार्केट्स भी अच्छा कर रहे हैं, गोल्ड भी अच्छा कर रहे हैं। तो नॉर्मल अगर मैं सोचूं तो हाँ, दोनों के अंदर ये रिश्ता होता है कि हमेशा एक एसेट क्लास परफॉर्म करता है जब दूसरा नहीं कर रहा होता है। लेकिन हमने कुछ सिनेरियोज देखे हैं जिसमें दोनों एसेट क्लास एक ही टाइम पे आपको परफॉर्म करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और एक ही टाइम पे शायद आपको डाउन जाते हुए भी दिखाई देंगे। तो ऐसे भी सिनेरियोज हैं। बट जैसा मैंने कहा कि जब आप इंक्लूड करते हैं एसेट एलोकेशन में, तो नजरिया यही होता है कि ये दोनों एसेट क्लास, और हुआ भी है पिछले कुछ टाइम पे अगर आप देखेंगे तो शायद इक्विटीज परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन क्लाइंट के पोर्टफोलियोज में सिर्फ गोल्ड का रिटर्न दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से उनके पोर्टफोलियो के रिटर्न दिखाई दे। देखिए, जब हम दो एसेट क्लासेस को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो इसलिए ऐड करते हैं एसेट एलोकेशन, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता है कौन सी एसेट क्लास कब परफॉर्म करेगी। लेकिन जब भी परफॉर्म करेगी तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा डिसेंट रिटर्न्स पे मुझे दिखाई देगा। और ये हमने देखा भी है पोर्टफोलियोज में कि जिन पोर्टफोलियोज में एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी है उसमें चाहे इक्विटी मार्केट्स डाउन भी है लेकिन गोल्ड ने अच्छा रिटर्न परफॉर्म किया है, तो उसकी वजह से एसेट एलोकेशन का रिटर्न अच्छा है। वहीं पे कभी डेट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपका डेट पोर्टफोलियो की वजह से आपका रिटर्न अच्छा है। तो इसलिए डिफरेंट एसेट क्लासेस में डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, और दोनों तरफ है इस वक्त तो गोल्ड और इक्विटी का रिलेशन। ठीक है। चलिए, एक पोर्टफोलियो आया है रिव्यू के लिए जितेंद्र सर के लिए, पिंटू पॉल जी का। कमेंट सेक्शन में ही कह रहे हैं, मैं एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हूँ, हाई रिस्की इन्वेस्टर हूँ। 4 फंड में 24,000 रुपए का निवेश कर रहा हूँ, 15 साल तक निवेश करना है, टारगेट मेरा 1 करोड़ रुपए है। क्या ये फंड सही है? फंड्स पर रिव्यू चाहते हैं। फंड्स इनके पास जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है, और आईसीआईसीआई नेक्स्ट 50 फंड जो इनके पास है। जितेंद्र सर, 15 साल के लिहाज से ये कैटेगरीज आपको कैसी लग रही है पोर्टफोलियो में? फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और ये निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड जो है। देखिए, हाई रिस्क इन्वेस्टर की डेफिनेशन क्या होती है? हाई रिस्क इन्वेस्टर मेरे हिसाब से वो होता है जिसका रिस्क एपेटाइट अच्छा हो, जो वॉलेटिलिटी अगर आपके पोर्टफोलियो में हाई है वो डाइजेस्ट कर सके। यानी कि अगर मार्केट केवल अगर 20% डाउन है तो मेरा पोर्टफोलियो हो सकता है 30% डाउन, तो आई शेल बी ओके, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब ये इस रिस्क एपेटाइट के साथ जब इन्वेस्टर निवेश करता है तो मुझे लगता है वो हाई रिस्क इन्वेस्टर होता है। हाई रिस्क इन्वेस्टर वो नहीं है कि जो सिर्फ मिड और स्मॉल कैप में निवेश करके हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। वो कैटेगरी ऑफ जो एसेट क्लास की है वो हाई रिटर्न तो देगी लेकिन साथ में हाई डाउनफॉल भी देगी। तो पहले आपको इस बात से सुनिश्चित करना है अपने आप को कि अगर हाई रिस्क इन्वेस्टर सोच के आप जो भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसमें आपको डाउनसाइड भी हाई देखने को मिलेगा, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। और जहां तक पोर्टफोलियो की बात है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अच्छा वर्क करता है। और हाई रिस्क इन्वेस्टर को भी मैं हमेशा ये राय देता हूं कि लार्ज कैप पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पोर्टफोलियो में। निफ्टी नेक्स्ट 50 वो इंडेक्स है जो टॉप 50 के बाद जो नेक्स्ट 50 स्टॉक्स आते हैं। तो अब विद इन कैटेगरीज में बोलूंगा तो शायद निफ्टी 50 से थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल हो जाते हैं, तो बट रिटर्न भी बेहतर देते हैं। तो जो आपको एड्रेस करनी है हाई रिस्क इन्वेस्टर, वो वोलेटिलिटी है। अगर आपने वो वोलेटिलिटी एड्रेस कर ली तो फिर आप एज ए हाई रिस्क इन्वेस्टर अगर आप
उन एसेट क्लासेस में निवेश कर रहे हैं, उन कैटेगरीज में जो हाई रिटर्न प्रोवाइड करती हैं, तो वो बेहतर है। लेकिन मेरा क्वेश्चन हमेशा इसी पे अटक जाता है कि हाई रिस्क इन्वेस्टर क्या वॉलेटिलिटी को देख के अपने आप को हाई रिस्क कंसीडर कर रहा है या केवल रिटर्न देख के अपने आप को हाई रिस्क कंसीडर कर रहा है? अच्छा, एक चीज और सर मैं जानना चाहूंगी इनके पोर्टफोलियो के लिए, क्या इनके पोर्टफोलियो में एक तो 15 साल के लिहाज से बहुत एग्रेसिव क्या आपको लग रहा है, क्योंकि मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स हैं, या फिर सर फ्लेक्सी कैप से जो लार्ज कैप फंड की कमी है वो पिंटू जी के पोर्टफोलियो में पूरी हो गई होगी, क्योंकि फिलहाल बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ एलोकेशन लेकर चल रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि फ्लेक्सी कैप से आपके लार्ज कैप की जो नीड है वो पूरी होती है। उसका रीजन ये है कि फ्लेक्सी कैप है, अभी लार्ज कैप ओरिएंटेशन हो रखा है, लेकिन हो सकता है कल को यही पोर्टफोलियो चेंज हो जाए और ये मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा हो जाए, लार्ज कैप रिड्यूस होकर मे बी 30% रह जाए। तो ये फ्लेक्सी कैप जैसे फंड से आप लार्ज कैप की नीड पूरी नहीं कर सकते, उसके लिए लार्ज कैप का फंड्स का होना बहुत जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में। तो मुझे लगता है वो जरूर है कि आप लार्ज कैप एक्सपोजर जब आप ले रहे हैं तो उन फंड्स को आप कंसीडर करिए जिन फंड्स का लार्ज कैप ऑब्जेक्टिव है, उनका ओरिएंटेशन नहीं है, उनका लार्ज कैप ऑब्जेक्टिव है। प्योर लार्ज कैप फंड मिनिमम 80% लार्ज कैप में निवेश करते हैं, लार्ज एंड मिड कैप फंड है वो भी एक मिनिमम परसेंटेज लार्ज कैप में निवेश करता है। तो इस तरह के फंड्स हैं जो लार्ज कैप की नीड को पूरा करते हैं। फ्लेक्सी कैप जैसा फंड मुझे नहीं लगता लार्ज कैप की नीड को पूरा करता है, क्योंकि वो मैंडेट कभी भी चेंज हो सकता है, वो पोर्टफोलियो कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये थी पिंटू पॉल जी के पोर्टफोलियो के लिए इनकी असर की राय यहाँ पर। और अंकित सर, आपके लिए एक सवाल यहाँ पर है, कह रहे हैं कि क्या गोल्ड 1 लाख के नीचे आएगा कि नहीं? हालांकि आपने बोला कि शायद थोड़ा सा डाउनफॉल अब इतना नहीं दिखेगा, लेकिन सर क्या लगता है कि मतलब 1 लाख के लेवल्स अगर कोई सोच के बैठा हुआ है तो क्या ही सिचुएशन होगी कि 1 लाख के लेवल्स पे वापस गोल्ड कभी आएगा? कैसे, कौन से बड़े ट्रिगर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इतना डाउनफॉल देखने को मिल सकता है आगे चल के? देखिए, इतना बड़ा डाउन फ्रेगल तो मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जहां पे डॉलर इंडेक्स के अंदर बहुत बड़ी तेजी मिले, मतलब 109 110 डॉलर क्रॉस कर जाए डॉलर इंडेक्स। और वहीं अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो इंटरेस्ट रेट वापस से 5.5-6% 7% के आसपास चला जाए, तो ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर दिखती नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि 1 लाख रुपए गोल्ड वापस से आ जाएगा, कोई ऐसी कंडीशंस अभी फिलहाल दिख नहीं रही है। मुझे लगता है कि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे निवेश करके चलना काफी बेटर है। अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पे गोल्ड की प्राइसेस 50% 60% तक गिर गई हूँ। ऐसा बहुत रेयरली, मतलब कभी हुआ हो तो बात अलग है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कभी सिचुएशंस हुई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तो फिर भी हुआ है कि 40% तक गिरावट देखने को मिली है, वो समय अलग था। लेकिन आज की अगर बात करें, ना तो अभी कोई सेंट्रल बैंक बेच रही है, ना तो कोई कंडीशंस अभी इस तरह की क्रिएट हो रही हैं। यूएस का डेट लगातार बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट घटाने की बार बार चर्चाएं चल रही हैं, डी डॉलराइजेशन की बात लगातार चल रही है। चाइना की अगर मैं बात करूं, सिर्फ चाइना की बात करूं, तो उसका जीडीपी का अभी केवल और केवल 9% उसने गोल्ड एक्यूमुलेट करा है। अभी तो उसको 21% और एक्यूमुलेट करना है अगर उसको डी डॉलराइजेशन में जाना है। अगर वो डी डॉलराइजेशन की बात करता है और एशियन कंट्रीज के अंदर वो अपने आप को ब्रिक्स कंट्री के अंदर पावरफुल बनाना चाहता है, तो अपनी जीडीपी का उसको 21% यहाँ पे गोल्ड उसको अभी और परचेज करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अभी कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जितनी यहाँ पे पैनिक सिचुएशन आनी थी वो आ चुकी है। अगर वापस से कोई पैनिक सिचुएशन आती है तो मुझे लगता है कि 10-15% गिरावट अगर और आ गई तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो ये पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। 1 लाख आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा, मुझे लगता है ऐसी चीजें थोड़ा सा ट्रेडर्स को दूर रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मतलब एक तो सवाल लूंगी मैं सुखमन प्रीत जी का, और एक सवाल और मेरा अंकित सर से रहेगा। पहले तो ये सर, ये हमारी ऑडियंस है कि तो इनके सवाल को प्रायोरिटी देते हैं। सुखमन प्रीत कह रहे हैं, हेलो मैम, हेलो, कह रहे हैं काइंडली आस्क अंकित सर, आई हैव इन्वेस्टेड 19 लाख इन गोल्ड, 19 लाख रुपए गोल्ड में और 7 लाख रुपए सिल्वर में, दोनों के ईटीएफ में इन्वेस्ट करे थे। अभी दोनों ही इन्हें थोड़े प्रॉफिट में दिख रहे हैं, तो क्या अगले टारगेट होने चाहिए? इसको रखना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपको इस समय प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो आपने बहुत ही अच्छे लेवल पे खरीदा हुआ है। आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। ईटीएफ के अंदर आप इसको ट्रेडिंग मत बनाइए, इसको थोड़ा सा आप पोर्टफोलियो को होल्ड करके चलिए, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो लग रहा है, अभी मैं आपके साथ में कंटिन्यूस शो करता ही रहता हूं, तो मुझे लग रहा है कि अभी एज ऑफ नाउ अभी अपने पोर्टफोलियो को कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। सिल्वर भी पॉजिटिव ट्रेंड में है, गोल्ड भी पॉजिटिव ट्रेंड में है। थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रॉफिट है आपको दोनों में देखने को मिलेगा, होल्ड करके चलिए। अगर कोई रिवर्सल या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी तो एक बात अलग है, लेकिन अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पे आप अपने पोर्टफोलियो को मतलब प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, अगर आपको जरूरत नहीं है पैसे की तो बिल्कुल आप इसको होल्ड करके चलिए। ठीक है, सुखमन प्रीत जी के लिए तो सर ये सलाह थी, लेकिन अदरवाइज भी मैं पूछना चाह रही थी, बाकी जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, निवेशक देख रहे हैं, सभी के लिए अभी प्रॉफिट बुकिंग पर आपका यही सजेशन, यही एडवाइस रहेगी कि अभी थोड़ा होल्ड करके चले?
हाँ डेफिनेटली, अगर 1,40,000 1,42,000 पे गोल्ड खरीदा है तो इतनी जल्दी आप निकाल के करोगे क्या? 1,49,000 के आसपास चल रहा है। अगर आपने निवेश कर रखा है, ट्रेडिंग प्रॉस्पेक्ट्स बिल्कुल तरह अलग तरीका है, लेकिन अगर आपने निवेश कर रखा है तो मुझे अभी एक्सपेक्टेशन है कि 1,56,000 और 1,64,000 तक भी गोल्ड जा सकता है इंडियन मार्केट में। अगर ये सिनेरियो होगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। गोल्ड की रैली अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है, आप ये मान के चलिए वापस से एक बार गोल्ड आपको 4,900 $5,000 इंटरनेशनल मार्केट में आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ समय के लिए आपको कंसोलिडेशन में जा सकता है, लेकिन तेजी का जो रुख है अभी वो बरकरार है। और ट्रेडर्स के लिए सर प्रॉफिट बुकिंग का क्या टाइम होना चाहिए? देखिए मैम, ट्रेडर्स के लिए तो अगर आपने 1,42,000 43,000 44,000 के आसपास में अगर बाय कर रखा है तो 1,52,000 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिर अगर नीचे आता है तो वापस से 1,45,000 का ही रेंज रहेगा जहां पे आप वापस से खरीदारी कर सकते हैं। सर जिन लोगों ने चांदी में 2,10,000 के आसपास अगर बाय कर रखा है तो अभी क्या करें? सर 2,10,000 आई नहीं है तो यहाँ पे किसी को मतलब मिली जो थोड़े 2 लाख समय पहले, मतलब अभी तुरंत नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले जब ये रेट गए थे अभी। जो 2 लाख वाले गए थे उस समय अगर किसी ने बाय रखा है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लेवल्स हैं यहाँ पे। मतलब अपनी पोजीशंस को निकालना कम से कम मुझे लगता है कि 25% से 30% का अगर रिटर्न मिलता है, दिवाली तक भी अगर मिल जाता है 2,40,000 से 2,55,000 का लेवल, तो वहां पे फिर एक प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी करनी चाहिए। ठीक है सर, चलिए एक सवाल आया है जितेंद्र सर के लिए। सुभाष शर्मा जी का यूट्यूब से आया है, 44 साल उम्र है, कह रहे हैं मैं करीब 5 साल से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। 20,000 रुपए महीने की 3 SIP चल रही है, एक बार फंड्स को रिव्यू कर दीजिए। ठीक है, आने वाले कितने समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे ये इन्होंने हालांकि नहीं लिखा है। इन्वेस्ट को मिड कैप फंड 10,000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 5,000 की सिप और बंधन इनोवेशन फंड 5,000 की सिप है। जितेंद्र सर कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो आपको? 44 साल उम्र है निवेशक की, और जितना मैं मान रही हूँ कि रिटायरमेंट के लिए आज से इन्होंने अपना निवेश जो है ये शुरू किया होगा। एक तो ओवरऑल फंड सिलेक्शन आपको कैसा लग रहा है? अगर रिटायरमेंट के लिए आज से तो अभी भी 15-16 साल बाकी है। और दूसरा ये कि जो बंधन का इनोवेशन फंड है ये सर काम कैसे करता है फंड? देखिए, बंधन का इनोवेशन फंड है, ये उन स्टॉक्स में निवेश करता है, उन कंपनीज में जो इनोवेशन से रिलेटेड है। तो यानी कि बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए ये निवेश करता है। बहुत ही एक हम बोलते हैं ना फैक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी हो जाती है। तो ये वो फैक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी है कि केवल उन कंपनीज में निवेश करना जो किसी न किसी इनोवेशन से रिलेटेड हो या किसी न किसी तरह का इनोवेशन कर रही हो, तो वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढना। तो एक बड़ा फैक्टर बेस्ड फंड हो जाता है मेरी राय में। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फंड नहीं होता है। इसके अलावा अगर पोर्टफोलियो देखें तो बहुत ही अग्रेसिव पोर्टफोलियो हो जाता है, पूरी तरह से अग्रेसिव है। आप लार्ज कैप का एक्सपोजर नहीं लेना चाहते हैं, पूरी तरह से मिड और स्मॉल कैप पे आपका पोर्टफोलियो बन गया है, तो मुझे लगता है बहुत ही अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। अब इसमें होगा क्या इस पोर्टफोलियो में, और उसके बाद एक ऐसा फंड आपने सिलेक्ट किया जो एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी पे निर्भर करता है। अगर वो स्ट्रैटेजी वर्क करती है तो ठीक है, वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी तो उस फंड से रिटर्न नहीं आएंगे। अब जब आप इस तरह का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो मुझे लगता है आप एग्रेसिवनेस में बहुत ज्यादा चले जाते हैं। क्या रीजन रहा है? क्या रिटायरमेंट कॉर्पस ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है और कम रिटर्न पे या उतने कंट्रीब्यूशन में वो पोर्टफोलियो अचीव नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आप ज्यादा एग्रेसिव चले गए हैं? तो ये बहुत कुछ निर्भर उस पर करता है। लेकिन किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है कि पोर्टफोलियो का एफिशिएंट बने, उसमें लार्ज कैप का ओरिएंटेशन हो, मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर लिमिटेड हो, और इसके साथ दूसरे एसेट क्लासेस भी इन्वॉल्व हो, चाहे आपने वो रिटायरमेंट का भी बनाया। और देखिए, जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं, कोई भी गोल ओरिएंटेशन की बात करते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो उस गोल से 2-3 साल पहले तक रहेगा। उसके बाद वो चेंज होना शुरू होगा क्योंकि अब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो अब उन दौरान पे क्या होगा? तो इसलिए जब भी आप इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि एसेट एलोकेशन को एक एसेट एलोकेशन अच्छा बनाए जिसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हो, और वो कैटेगरीज जो आपके रिस्क एपेटाइट को मैच करती हो। अब ये अगर इस तरह का पोर्टफोलियो बनेगा तो डाउनफॉल आपको बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। यानी कि जब भी मार्केट डाउन जाएगा तो आपको बहुत अच्छा डाउन आपको देखने को मिलने वाला है पोर्टफोलियो में। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? और यही रिस्क फैक्टर होता है जो इन्वेस्टर्स को एड्रेस करना होता है, यानी कि जो रिस्क एपेटाइट उनका बताता है। अगर आप वो डाउन साइड को एड्रेस कर पाते हैं तो पोर्टफोलियो अच्छा हो सकता है, लेकिन वहां पे जरा सा भी अगर आपको डाउट है तो मुझे लगता है फिर पोर्टफोलियो आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग नहीं बना है। तो इसलिए लार्ज कैप को रखें अपने पोर्टफोलियो में, मिड और स्मॉल कैप को एक रेस्ट्रिक्टिव रखें, दूसरे एसेट क्लास को इन्वॉल्व करें जब आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाते हैं। चलिए अंकित सर के पास दोबारा यहाँ पर आते हैं। सर ऑब्वियस बात है, थोड़ा सा समय आपका यहाँ पर क्योंकि
ऑब्वियसली बात है, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स है आपके, तो थोड़ा टाइम कम होगा। लेकिन जाते जाते सर आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्योंकि कई सारे हैं निवेशक जो कि शादी के लिहाज से या फिर त्योहारी सीज़न अभी शुरू हो रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन जब ये इंपोर्ट ड्यूटी वाला मामला आया तो उसके बाद थोड़ा सा प्रीमियमाइजेशन वाला मामला यहाँ पर थोड़ा सा हर्डल बन गया है उनके लिए। उनके लिए सर क्या सलाह रहेगी, इन केस अगर वो खरीदारी करना चाह रहे हैं तो क्या चीज़ें अभी वो ध्यान रखें, कैसे खरीदारी कर सकते हैं? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे प्लीज। सर त्योहारी सीज़न और शादी का सीज़न जैसे आ रहा है, कई सारे निवेशक जो होंगे वो खरीदना चाह रहे होंगे, लेकिन अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी वाला मामला आया है उसकी वजह से थोड़ा सा वो रुक गए हैं, हर्डल उनको फील हो रहा है। उनके लिए सर क्या सलाह रहेगी, अभी कैसे खरीदारी कर सकते हैं इसमें? देखिए इसके अंदर अगर मैं खरीदारी की बात करूं तो मुझे लगता है कि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जहां पे आपको निवेश करके चलना चाहिए, या फिर अगर आप त्योहारी सीजन की अगर बात करें तो अगर आप सराफा ज्वेलर्स हैं तो मैंने पहले भी बोला हुआ था कि 1,45,000 से 1,42,000 बहुत अच्छी रेंज है जहां पे आप बाल लेके चल सकते हैं, और दिवाली तक एक अच्छे खासा रिटर्न हो सकता है कि 1,56,000 1,59,000 तक के भी आपको लेवल्स यहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ पे त्योहारी सीजन स्टार्ट हो चुका है, गोल्ड के अंदर आपको रिस्क नहीं लेना है, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना है कि नीचे आएगा, जैसा अभी क्वेश्चन आया था कि 1,00,000 रुपए गोल्ड आएगा, ऐसी अभी कोई सिचुएशन नहीं दिख रही है यहाँ पे। अगर वापस से आपको अगर अगले 15 दिन के अंदर वापस 1,45,000 1,44,000 के आसपास अगर गोल्ड मिलता है तो मुझे लगता है कि निवेश करके, या फिर आप अपनी जो दिवाली की तैयारी है या फिर शादी की तैयारी है उसको बिल्कुल स्टार्ट करिए, उसके लिए देर मत करिए।